अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बहुत बहुत ठीक हैं एंड ऑफ कोर्स आपकी फैमिलीज, आपके घर वाले, आपके प्यारे, वो सब भी ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं हमेशा की तरह वेदर अपडेट के साथ और बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में मौसम के क्या सूरत हाल रहने वाले हैं। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 37 सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम की बात करें तो 23 डिग्रीज रहेगा, जो कि अमूमन जो गर्मियों में मौसम होता है उस हवाले से बात करें तो थोड़ा कम है, तो बेहतर है। अच्छा लग रहा है सुन के भी। हवा भी आज थोड़ी चलेगी 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, जो कि अगेन यूजुअली जितनी हवा होती है उससे ज़्यादा होगी। तो जी अच्छा दिन गुजरेगा, अच्छा मौसम रहेगा, बेहतर रहेगा कंपैरेटिवली। अच्छा तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन बेहतर रहेगा आम दिनों से। और 10% चांसेस है बारिश के, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही कम है, तो उम्मीद नहीं रखनी है कि बारिश होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दिन जो है वो अच्छा गुजर जाएगा और मौसम यूजुअल दिनों से जो है वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी बॉडी केयर भी लाजमी करनी है। बॉडी को हाइड्रेट रखना है, वाटर इनटेक अच्छी रखनी है और वाटर इनटेक रखने के साथ साथ आपने ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना है जिससे डायरिया हो, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स का ये कहना है कि कुछ ऐसी मार्केट से जो चीज़ें खरीद के खा रहे हैं जो हाइजेनिक फूड में होता है, उसकी वजह से आपको डायरिया और बहुत सारे और पेट के मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। तो गैस्ट्रो वगैरह से बचने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें और डायरिया वगैरह से बचने के लिए क्वालिटी फूड का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। यही नहीं, आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस के हवाले से भी आप वीडियो बना के 30 सेकंड की हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम अपने स्टूडियो से वो बर्थडे की वीडियो ऑन एयर करके आपकी खुशियों में शामिल हो सकते हैं। तो जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम कोई ना कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हो या फिर कुछ ऐसी अहम न्यूज़ हो जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो फातिमा, क्या आपको पता है कि आज हम जो खबर शेयर करने जा रहे हैं, हमारे कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम जो हैं उनकी मंगनी हो गई? अरे हनान, मतलब आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। और हमारी जो पूरी टीम है सिटी 41 की, उनकी तरफ से सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं बाबर आजम को। अल्लाह ताला उनकी जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी खुशियां भर दें और बुरी नज़र बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है ये टॉपिक डिस्कस कर रहा है। उनकी कज़न के साथ उनकी एंगेजमेंट तय हुए, इससे पहले भी कुछ रूमर्स आते रहे हैं, कुछ तरह की कंट्रोवर्सीज भी होती रही हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि आखिरकार उनको अपनी लाइफ पार्टनर जो है उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए मिल गई हैं। और उम्मीद करते हैं कि उनकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो बहुत ही खूबसूरत है। हमारे तो कैप्टन है वो पाकिस्तानी टीम के, तो जी हमें तो वो बहुत ही अजीज़ है। हम तो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हों। और सोशल मीडिया पर तो आपको पता है फैंस जो होते हैं, जब भी आप एक पब्लिक फिगर हो, जब भी आप कोई स्पोर्ट्समैन हो स्पेशली, आई थिंक तो फैंस मेरे ख्याल है बढ़ चढ़कर आपकी हर खुशी हर गम में आपका साथ देते हैं। और इस खुशी में भी आपके जितने भी पूरे पाकिस्तान में फैंस हैं वो आपका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और ये कंट्रोवर्सीज जो होती हैं ये तो बनती रहती हैं, खासतौर पे वो लोग जिनका नाम जरा ज्यादा होता है, तो कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट चढ़ा देता है तो वो मरकज़े निगाह बनने के बाद बहस का मौजू बन जाता है। तो इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। किसी की भी पर्सनल लाइफ है वो किसी तरह से भी जिए, हाँ खुशियों के अंदर शामिल हों, दुआएं दें, नेक तमन्नाएं दें, ठीक है, पॉजिटिविटी जो है वो होनी चाहिए। तो ये तो थी बाबर आजम साहब की कहानी। लेकिन अगर मैशियत के तौर पर देखा जाए तो जहां एक तरफ अवाम कहती है कि मैशियत पाकिस्तान की डूब रही है और बहुत परेशानी का आलम है, दूसरी जानब गाड़ियों की इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो 10 माह के अंदर तकरीबन 50% बूम जो है फातिमा इसके अंदर आया है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये बूम मजीद बढ़ सकता है। एक जानब ये कहा जाता है कि खाने के पैसे नहीं है, दूसरी जानब इतनी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं और ये इंडस्ट्री दिन ब दिन बड़ी होती चली जा रही है। और हनान, आई थिंक हमारी इकोनॉमी के लिए अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा है। इससे पता चलता है जब भी आप किसी भी कंट्री में एक्सपेंडिचर जो है, लोगों की जो खरीदारी है, बाइंग पावर जो है वो बेहतर होती हुई नजर आती है। सबकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगेन ये एक स्पेसिफिक सेक्टर, एक स्पेसिफिक क्लास है जो कि ऑफ कोर्स अफोर्ड कर सकती है गाड़ियाँ। और बहुत सारे हमारे मुल्क के लोग और परसेंटेज जो है लोगों की वो ऐसी है जो कि ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर एक तरफ हम बेहतरी देख रहे हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, जिससे ऑफ कोर्स बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा।
एक तरह से देखिए हमारी जीडीपी के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स फील तो होता है और डिफरेंट कंपनीज जिन्होंने पाकिस्तान में आने का फैसला किया, स्पेशली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनको आने वाले वक्तों में काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सेल्स जो हैं कुछ कंपनीज की 50% ज़्यादा हुई हैं, कुछ की 100% ज़्यादा हुई हैं और कुछ की यहाँ तक कि मतलब 300-400% तक ज़्यादा हो गई हैं, और सिर्फ एक महीने के अंदर। और 10 महीने में हमने ये 48.45% का हमने इंक्रीज देखा है गाड़ियों की सेल्स में, जिसका मतलब है कि जीडीपी बेहतर होती हुई तो नजर आ रही है। आगे चलते हुए मैं तो यही उम्मीद करूंगी हनान के और बेहतर हों चीजें, ताकि और कंपनीज जो हैं इंटरनेशनल और फॉरेन कंपनीज वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना। और इसके साथ साथ हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी आजकल बिजनेस बेहतर जा रहा है, पॉइंट्स में बेहतरी आ रही है, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। ओवरऑल इस चीज़ का सेहरा जो है गवर्नमेंट के साथ जाता है। परेशानी तो इस चीज़ की है कि गाड़ियां इतनी सेल हो रही हैं, लेकिन उनकी कीमतें पहले से कई गुना बढ़ने के बावजूद भी गाड़ियां जो है वो अभी इतना बूम आ रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, इतनी सेल आउट हो रही हैं। तो ये तो थी जनाब इकोनॉमिकल पोजीशन, और इसके साथ साथ आज हम कुछ किसानों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे माशरे में किसान जो है हमेशा पिटता हुआ नजर आता है, उसको पूरे हकूक नहीं दिए जाते। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी पॉलिसियों की वजह से परेशानी का सामना रहता है, और इनका हमेशा से ये गिला रहा है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसियां बनाई हैं वो किसान दोस्त नहीं हैं। बहुत सारे कर्जा जात उनको जो फराम किए जाने थे वो नहीं मिले, और इसके साथ साथ मजीद भी मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कभी कॉटन बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है, और सब्जियां जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, बीज इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। तो ये वो तमाम मसाइल हैं जिनकी वजह से जो हमारा किसान है वो जूझ रहा है। और फातिमा, ये भी सुनने को मिला कि क्वालिटी सीड्स को हासिल करने के लिए भी उन्हें काफी परेशानी का सामना है। और इवन दो कुछ बेहतरी चीजों में नजर आई है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से अगर देखें, लेकिन फिर भी हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पे हमें होना चाहिए एज एन एग्रीकल्चर कंट्री। मतलब हमारे पास ज़रखेज़ ज़मीन है, हमारे पास रिसर्च सेंटर्स हैं, हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं पे लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग 100% अपनी जो कैपेसिटी है, जो हमारा पोटेंशियल है, उस पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने शो के थ्रू इन टॉपिक्स को हाईलाइट करें, इन मौज़ूआत को हाईलाइट करें, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटेटिव बॉडीज़ की तरफ से, जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं, और स्पेशली किसानों की आवाज़ बन सके। लेकिन क्योंकि उनका क्या कसूर है, उनको क्यों हक नहीं है कि उनकी जो क्रॉप है वो यील्ड करे अच्छी तरह, उनको अच्छी प्राइसेस दी जाए, और पाकिस्तान के अंदर हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, बल्कि लोकली हमारी चीज़ों को ग्रो किया जाए और उनको इस्तेमाल किया जाए, अच्छी प्राइसेस पे खरीदा जाए। तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और अगर ये सिस्टम बन जाता है तो पाकिस्तान वो दिन दूर नहीं जब दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की करेगा। तो आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। जफर अली गोरसी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि सूबाई चेयरमैन है पाकिस्तान किसान काउंसिल के। तो जनाब आपको वेलकम करते हैं। और उनके साथ साथ अब्दुल रहमान जो कि हमारे मोस्ट सीनियर रिपोर्टर हैं, तो वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम करते हैं अब्दुल रहमान आपको भी। गोरसी साहब की तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे। गोरसी साहब, बहुत सारे किसानों के इश्यूज हैं, हमने डिस्कस भी किए, लेकिन आपको क्या लगता है सबसे मेजर 3 इश्यूज कौन से हैं जिनको अगर हल कर लिया जाए तो किसान जो है वो तरक्की कर सकता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। 3 मेजर इश्यूज, तो मेन इश्यूज है, देखो इस बार जो गंदम है, ठीक है ना, इन्होंने रेट किया है, ऐसे ही कहूँ कि बिल्कुल फ़ायदा हुआ है ज़िम्मेदार को, बल्कि बड़े ज़िम्मेदार को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनके पास गंदम ज़्यादा है, छोटे को बहुत कम। दूसरे इश्यूज हैं कि जो टोकन वगैरह मिलता है, ये वो खाद का बहुत बड़ा इशू है। जो खाद का इशू मेन है ना, अगर ये हल हो जाए ना तो सब मसले हल हो सकते हैं। खाद का मेन इशू है। उसके अलावा इशू हैं काटन का है, काफ़ी हैं। इस बार जो गन्ना है वो भी बहुत बेहतर गया है ज़िम्मेदार के हक में। गंदम गई है, गंदम भी बिल्कुल रेट जो है, क्योंकि उन्होंने पिछले रेट बढ़ाया है, इससे फ़ायदा मिला है। लेकिन इसको आगे फिर हमें बीज महंगा ना मिले, जिसे ऐसे इस बार हुआ है ना कि हम गंदम पिछली बार सस्ती बेची है और बीज हमें महंगा खरीदना पड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने अभी खाद की बात की, खाद की इंपोर्ट में मसला आ रहा है, उसके रेट ज़्यादा है क्या? रेट बहुत ज़्यादा है, रेट बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती थी, वो ख़त्म कर दी इन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि हमने ज़िम्मेदार को डायरेक्ट देना है, लेकिन वो ज़िम्मेदार को मिल जाए। असल में तो जो हकदार है
ठीक है ना, 2-4 एकड़ से लेके 10-15 एकड़ तक जो है ना, वो प्रॉब्लम में है ना। 25 एकड़ से लेके 25 मुरब्बे तक वाला वो तो नहीं है, जिनकी तो गंदम है या कमाद है, गन्ना है, करोड़ों में जाता है। ठीक है ना, असल में जो नीचे जिम्मेदार है ना, उसको पैसे पहुंचने चाहिए, ठीक है ना, उसको फायदा पहुंचना चाहिए और मसला हल होगा। जिम्मेदार बहुत पिसा रहा है, बहुत ज्यादा पिसा रहा है, अभी भी पिसा हुआ है, निकला नहीं है। लेकिन इस बार जो बात है वो करनी चाहिए कि इस बार जिम्मेदार को कुछ फायदे हुए हैं ये रेट की वजह से। अगर रेट ना बढ़ाते तो जिम्मेदार का कोई हाल नहीं होता। महंगाई पहले बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से ये मसला, ठीक है ना। ये रेट बढ़ाने से लोगों को कुछ बेहतरी आई है कि चलो हमारे पैसे तो रेट बढ़ाने से बेहतरी आई है, जी, जी, लेकिन जो अगर हम कस्टमर्स की बात करें उनके लिए तो मसला ज्यादा हो गया है, जिसने खरीदना है। इसको रोकना है, ये बिल्कुल मैं इसका आपको जवाब देता हूँ कि इसको अगर ये देखो अभी गंदम है, अगर ये 4000 पे चली जाती, 3000 पे चली जाती है, जहां भी 2000 से ऊपर जाती है तो मसला ही मसला है, महंगाई है। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, हाँ जी, कि इसको पीछे लेके जाएं, ठीक है ना। लेकिन हम नहीं कहते कि गन्ने का जो गन्ना है ना वो 325 में खरीदा जाए, हम नहीं कहते गन्ना 400 में खरीदा जाए, हम तो कहते हैं एक रेट तय किया जाए, एक रेट तय हो जाए ना, वो बेहतर है। उसका फायदा जो भी है या तो मिल वाले को होता है या बड़े जिम्मेदार को होता है, लेकिन वो फायदा वक्ती है। उससे बेहतर है कि 250 रेट तय हो जाए, वो बेहतर है, 300 तय हो जाए, ठीक है ना। उसमें असल में महंगाई कंट्रोल भी ऐसे होनी है। महंगाई का असल हल ही है, जब गन्ना कम लगा, इस बार क्या हुआ कि लोगों ने गन्ना कम लगाया, कमाल को कम बीजा है, ठीक है ना, गन्ने कम था इसे और रेट को गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, ठीक है। शुगर माल का मिलों वालों ने बढ़ाया है, मिलों वालों ने रेट ऊपर किया है। वो इसलिए ऊपर किया कि गन्ना कम था, गन्ना मिल नहीं रही था, जिम्मेदारों ने गन्ना रोक लिया कि नहीं अभी नहीं, भी इंतजार करते हैं, एक शॉर्टेज क्रिएट कर दी, उन्होंने रेट बढ़ा दिया, हाँ जी, बहुत ज्यादा रेट दिया है, ठीक है ना। उसका वो फायदा नहीं है। फायदा यही है कि रेट एक तय हो, जैसे गंदम का है, गंदम अब इसको अगर इससे ऊपर जाती तो फिर तो बहुत महंगाई हो जाएगी, हाँ जी, आप लोग सोच भी नहीं सकते कितनी महंगाई हो जाएगी। ये जो इसको पीछे लेके जाना है, बिल्कुल। और ये जो इम्पोर्ट का इशू है, जो हमें बाहर से हर चीज को मंगवाना पड़ता है, क्योंकि हमारे अपने मुल्क में जमीन होते हुए, किसान होते हुए, हर चीज होते हुए, फिर भी जो है हम लोग क्यों अपनी नीड्स को खुद पूरा नहीं कर पाते हैं। इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अब्दुल रहमान आप अपना टेक दें इस बात पे कि क्यों हम लोग अपनी खुद की जरूरियात, अपने मुल्क की जरूरियत तक पूरा नहीं कर पाते हैं एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद। देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर क्रॉप जोनिंग का सबसे बड़ा मसला है, कौन से इलाके में कौन सी फसल लगनी है। ये बहुत पहले ये तय होता था कि कुछ इलाके कपास के लिए रिजर्व किए होते थे, कुछ इलाकों में गन्ना लगता था, कुछ इलाकों में इस तरह से मुख्तलिफ फसलें, दालें लग गई, सब्जी लग गई। लेकिन अभी ये मसला आ रहा है क्योंकि कमाद की फसल ज़्यादा मुनाफा दे रही थी और शुगर मिल्स की तादाद बढ़ा दी गई, 78-80 के करीब कर दी गई। यहाँ पर तांदल्यावाला में शुगर मिल लग गई। उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पर जो तांदल्यावाला का इलाका वो काटन के लिए बड़ा बेहतर समझा जाता था, लेकिन काटन में मुनाफे की वो रेशो नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर सूबाई चेयरमैन बता रहे थे कि इस बार जो कमाद का जिम्मेदार है वो बड़े फ़ायदे में रहा है, लाखों रुपया कमाया है, नो डाउट उसने, लेकिन अब वो काटन ही लगाएगा। काटन घाटे में जा रही है, लेकिन काटन हमें चाहिए है। देखें, चीनी जो है वो अपनी जगह अहम होती है, लेकिन जो काटन है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का सारा दारोमदार वो काटन पर है। अगर हम अपनी मुल्की ज़रूरियात की पूरी नहीं करते और मुबैना तौर पर $1 अरब की बाहर से मंगवाते हैं, तो ये 26-27 अरब डॉलर की हमारी टोटल एक्सपोर्ट है। तो उसमें अगर $1 अरब हम सिर्फ काटन मंगवाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा इस सारी जो पॉलिसीज़ का। तो ये जोनिंग की जो पॉलिसीज़ है ये हुकूमत को दोबारा से तय्युन करना पड़ेगा। जो काटन का इलाका है वहाँ पर कमाद लगाने पर पाबंदी हो, इस तरह से मुख्तलिफ फसलें। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो काटन है वो लगातार कुछ 10, 12, 15, 20 मुरब्बों में लगेगी, तो वहाँ पर जो सुंडी है उस पर काबू पाना आसान होता है। यहाँ पर अगर 10 एकड़ पर काटन लगी हो, साथ में कोई और फसल हो, तो जो ही स्प्रे होती है सुंडी उड़कर उधर चली जाती है फसल पर और दोबारा से वापस आ जाती है, जिस वजह से उसका अटैक है वो ज़्यादा ज़ोरदार होता है और उसका नुकसान भी होता है। इसमें फर्टिलाइजर्स का कितना, जैसे कि उन्होंने भी कहा, फर्टिलाइजर्स का कितना रोल है जो हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, एक्सपोर्ट्स जो हैं हम नहीं कर पा रहे और हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, इसमें फर्टिलाइजर का कितना रोल?
देखिए, जो सुंडी का हमला हुआ है इसकी वजह से बार बार स्प्रे करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर हमारे सबसे बड़ा ये मसला आ गया कि अभी जो कपास की चुनाई करने वाली वो औरतें अवेलेबल नहीं है। कुछ साल पहले ये होता था कि ज़िम्मेदार के साथ जो उसके मज़ारे वो तमाम के तमाम फैमिलीज़ के साथ जो चुनाई करते थे। अभी क्योंकि मिल्स आ गई, जैसे मैंने कहा, वो तमाम लोग दिहाड़ीदार उधर चले जाते हैं, शहर में और दिहाड़ी कर लेते हैं। कि कपास की चुनाई के लिए स्पेशल जो है वो कुछ लेबर होती थी, वो बड़ा मसला आ रहा, वो नहीं मिलती। और बहुत सारे इलाकों में ये शिकायत थी कि सिर्फ लेबर ना होने की वजह से उन्होंने कपास जो है किसी ने नहीं चुनी और वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। तो ये एक बड़ा मसला आ रहा है हमारे यहाँ कि वो फसल जो सबसे अहम है उसकी जानब हमारी सबसे कम तवज्जो है। और वो फसल जो वाफर होती है यहाँ पर गन्ना मुख्तलिफ इलाकों में मुनाफा के लिए, और शुगर की जो चीनी की बहुतात हो जाती है उसके बावजूद रेट कम नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ा मसला है कि हमारी तरजीहात क्या हैं, सिर्फ मुनाफा कमाना तरजीहात है या जो मुल्क के लिए भी हम कुछ सोचेंगे या कुछ करेंगे। तो ये एक बड़ा मसला है। किसान को स्प्रे बहुत महंगी पड़ती है, कपास की फसल में उसको मुनाफा बिल्कुल ना होने के बराबर। बिल्कुल, एंड कॉज आपने बिल्कुल सही कहा अब्दुर्रहमान के हमारी प्रायोरिटीज़ कहाँ पे लाया करती हैं। क्या हम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं या फिर हम एक्चुअल में कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के किसानों के लिए। और भी मजीद गुफ्तगू करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जफर अली गोश्ती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। गोश्त साहब, सर्टिफाइड सीड्स के हवाले से क्या कहेंगे? ये भी तो काफ़ी मुश्किलात का इस हवाले से सामना करना पड़ रहा है। यूब रिसर्च के दायरा से बहुत सारे किसान, उनका कहना है कि जब सीड लेने जाते हैं तो उनको वहाँ से नहीं मिल पाता। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, इशू फिर मेरे पीछे इन्होंने पड़ जाना यूब रिसर्च वालों ने कि आपने बहुत ज़्यादा इशू कर दिया। इशू तो वाकई है, और बल्कि जो आप हमारे जैसा कहें उसको मिल जाता है, लेकिन आई थिंक ये जो आम बंदा है तो उसको तो नहीं, बिल्कुल जो छोटा जिम्मेदार है तो वो भी हमारे पास आगे कहता है कि हमें भी लेके दें बीज, ये वो बीज। वाकई ये ऐसे है, उनको चाहिए कि बराबरी की सतह पे होना चाहिए, बल्कि गरीब जिम्मेदार का ज्यादा ख्याल रखें। मैं तो कहता हूँ हम जैसे को बिल्कुल ना दें, जिसको बीज चाहिए, जिसको सही रेट। मैं यही बता रहा हूँ, रेट इस बार अगर रेट पे हम इशू ना हटाते, रेट हमने उठाया है, कार भाई साथ थे, मैं भी था, इशू बहुत ज़्यादा हमने कवर किया है, लाहौर तक हमने कॉन्फ्रेंस की है। तो ये ना करते तो शायद रेट ना बढ़ता, तो जिम्मेदार पिस जाना था बहुत ज़्यादा। क्योंकि 2000 में 1000 में बेच के 1200 रुपये में, तो 2000 में ख़रीदा है जी। फिर खाद महंगी होगी, फिर उस पर सब्सिडी ख़त्म होगी, ठीक है, फिर अद्वियात महंगी हो गई जो डालनी है, ठीक है। वो अभी भाई अब्दुर्रहमान बात कर रहे थे कि आप इससे सर में ये कहते हैं हमें मुनाफा है, हम भी लोग भी कुछ गलत हैं कि मुनाफा है, उठाई है, उठाई बेचे, उसको काटी है। हालांकि सही तरीके मजदूर मिले, थ्रेशर लगाएं, उसमें फ़ायदा है, तूड़ी बचती है, तूड़ी आप अपने इस्तेमाल में लग और आप बाहर बेचें। जितना गत्ता फैक्ट्री है ये, इनके इसका हम अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अभी अदरक है, इतना अदरक और टमाटर आलू इतना बीज था, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मेरे गांव में इतना लगता ही नहीं है। हमारे गांव में जो जिम्मेदार थे ना, बाहर से आके ज़मीन ठेके पे लेके तो वो बीजते थे टमाटर, आलू, अदरक वगैरह, लेकिन वो छोड़ गए हैं कि वो चाइना से आ रही है हर चीज़, ठीक है ना, एक्सपोर्ट हो रही है, गलत है। कॉटन की, गन्ने से ज़्यादा फायदे की बात नहीं, गन्ने से, गंदम और कॉटन, ये दो चीज़ें जिम्मेदार को सही तरीके से कवर कर लें, सही तरीके से ये इन पे जोर दें। कॉटन में ज़्यादा फ़ायदा है, गन्ना 1 साल की फसल है, ठीक है ना, खर्चा ज़्यादा है, इसको पानी ज़्यादा लगता है, गंदम से हर चीज़ से ज़्यादा, ये लीजिए, ठीक है ना, मूंजी पे बहुत ज़्यादा, गन्ने पे भी, ठीक है ना, पानी का खर्च ज़्यादा है, इसको बीजने का, इसको मेहनत का, इसको लेके जाने का, ठीक है। फिर इसको जिम्मेदार को, जो मिलों वाले हैं वो पैसों के लिए अलग जलील करते हैं, 6-6 माह जिम्मेदार को पैसे नहीं मिलते, ठीक है ना। अभी तो इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है, बड़े अच्छे पैसे मिले हैं इस बार, पिछली बार। इससे पहले वाली हुकूमतों में आप यकीन करें, पिछले साल के, उससे पिछले साल के हमने पैसे लेने होते थे। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से कितनी की सपोर्ट है आपको इन मामला? गवर्नमेंट को अभी देखो जी, वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, पॉलिसियाँ तो वो बना रहे हैं, पॉलिसियाँ अभी तक जिम्मेदार तक पहुंची नहीं है। पहुंचेंगी तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, जब मिलेंगी तो इंशाल्लाह उसको कहेंगे कि हमें ये अच्छा हुआ है।
क्या गवर्नमेंट तक कम्युनिकेट की गई है ये बातें, उनको बताई गई हैं कि हमें इन हाँ जी, मसलों हाँ जी, का बिल्कुल, सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मीटिंग लेकिन आपको होती कोई हैं, उनसे कोई अब्दुल जवाब नहीं रहमान मिला? साहब भी अक्सर करवाते हैं, ये इस शोबे से वाबस्ता है, तो बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की है इस साल ना, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन उसका नज़र आ रहा है कि आगे फल मिलेगा। बिल्कुल अब्दुल रहमान, अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें इस चीज़ पे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या कम्युनिकेशन की गई है, क्या उनका रिस्पांस क्या है, क्या जवाब दिया है उन्होंने? देखिए, अभी जो एहतजाज चलता रहा है किसानों का अपने मुतालबात के असूल के लिए, थोड़े बहुत तस्लीम भी हुए हैं, लेकिन एक्चुअली जो ज़मींदार चाहते होते हैं कि जो ही फसल लगनी है तो उस टाइम जो उसकी सपोर्टिंग प्राइस है वो अनाउंस हो जाए। जैसे अभी काटन लग रही है तो उसकी प्राइस अच्छी सी अनाउंस हो जाए कि गवर्नमेंट इतने में खरीदेगी, तो फिर ज़मींदार ज़्यादा बेफिक्र होकर लगाता है। अब अगर किसानों को हर बार एहतजाज करना पड़े कि आप ये रेट तय करें, ये करें, तो फिर उनकी कितनी एनर्जी वो एहतजाजों पर चली जाएगी, वो अपना काम छोड़ के आएंगे। तो ये एक बड़ा मसला है। हुकूमत को देखना चाहिए कि बाहर से अगर वो पिछले वर्ष उन्होंने गंदम इम्पोर्ट की है तो कितने पैसे लगे हैं, वो तकरीबन 25 रुपये मन पड़ी है, और जो अपना जिम्मेदार है उससे चाहते हैं कि ये 1600 या 1800 रुपये मन उठा लें, फ्री में उठा लें, तो ये एक बड़ी ज़्यादती है। ये इनको देखना चाहिए कि अगर यहाँ पर फसल होती है वो महंगे दामों उठा के बेच भी देते हैं, तो ये जो फ़ायदा है वो हमारे आड़ती को होगा, मिडल मैन को होगा, ज़मींदार को होगा, गवर्नमेंट को होगा, और पब्लिक को सस्ती चीज़ें मिलेगी ना, यहीं की यहीं रहेंगी, हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा। ये तमाम सहूलियात किसानों को देने की बजाय क्या करते हैं कि इनको आसान लगता है कि बाहर से इम्पोर्ट करें, उसमें जो कमीशन मिलता है, फ़ायदा मिलता है कुछ अफसरान का, वो खा के साइड पे हो जाए, और कौम को जो महंगे दामों अशिया मिले, और जो कौम के किसानों की अशिया है वो सस्ते दामों खरीद लें। ये एक्चुअली बहुत बड़ा मसला है जो हमारा हमेशा से चला आ रहा है कि यहाँ पर शोर उठता है कि ये फसल सरप्लस हो गई है, वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है, 3 माह बाद वही फसल बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इस दौरान जो मुनाफा होता है वो किसी को नहीं मिलता, चांद जेबों में चला जाता है। तो ये एक बड़ा मसला है, इस पर हम भी गौर हमेशा करने की ये एक ज़रूरत है। आदत बन गई है शायद कि हम अपने मुल्क की चीज़ों को सपोर्ट करने के बजाय लोगों को, किसानों को, हमें होता नहीं बाहर से मंगवा लो, वो ज़्यादा आसान होगा, जिसमें हम ये नहीं समझ पाते कि हम अपनी जीडीपी को हर्ट करें, अपनी इकोनॉमी को हर्ट करें, और हमारे जो किसान हैं हम सबसे ज़्यादा उनका नुकसान कर रहे हैं। जैसे यौन शॉर्टेज भी आपको पता है कि हमने कई दफ़ा बार बार हमें फेस करना पड़ा है। उस हवाले से क्या कहेंगे, क्या दोबारा से अब जब ज़रूरत पड़ेगी हमारी जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, दोबारा से क्या ये इशू सामने आ सकता है? क्योंकि पहले भी यही था, इंडिया से इंपोर्ट कर लें, यहाँ से इंपोर्ट कर लें। हम अपनी ज़रूरियात को, अगर एक दफ़ा एक इशू हो चुका है तो हम क्यों कोशिश नहीं करते कि वो दोबारा रिपीट ना हो? जी हाँ, हमारे पास जो अगर बात करें यहाँ पर जो काबिल काश्त अराज़ी है तो ये बहुत बड़ी तादाद में है। फैसलाबाद में, पंजाब में, पाकिस्तान में, यहाँ पर बाकायदा जोन तय किए जा सकते हैं अगर हुकूमती दिलचस्पी की सूरत में महकमा ज़राअत इसमें दिलचस्पी ले कि इतनी कम से कम जो टारगेट है वो रिवाइज़ करें कि इतनी हमने जो काटन है वो उगानी है, काश्त करनी है, अभी हो चुकी है, टारगेट पूरा नहीं हुआ इस बार भी मैं आपको बता दूँ। तो ये एक बड़ा मसला है कि इसमें फिर इनको रिलीफ दिया जाना चाहिए स्प्रे की मद में, बीज की मद में, फिर जो एक एकड़ लगाता है उसको थोड़ा बहुत इंसेंटिव्स दिया जाना चाहिए। फिर ये भी ऐलान पहले से हो कि इस रेट में हम उससे वापस उठाने के पाबंद होंगे, फिर यकीनन हर बंदा लगाएगा। क्योंकि ये जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट देते हैं शुगर मिल्स वाले, इसी वजह से हर बंदा कमाद लगा रहा है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि कमाद लगाएं, किसी को कहना नहीं पड़ता कि गंदम लगाएं, लेकिन यहाँ पर इस बार अगर गंदम ज़्यादा हुई है तो ये दूसरा बड़ा मसला आ गया कि कैनोला जो है वो कम हो गई है। पिछले वर्ष की निस्बत 50% जो कैनोला है उसकी काश्त इस बार कम हुई है, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम हमें कैनोला बाहर से मंगवानी पड़ेगी, और इसका जो बजट है वो तकरीबन तमाम खुर्दनी अनाज जो बाहर से मंगवाते हैं 350 अरब रुपये तक इसका बजट चला जाता है, जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जो इम्पोर्ट बिल है वो ये लोगों को जो ऑयल और घी खिलाते हैं, पाम ऑयल, उसका बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे किसान काश्तकार वो भी नहीं लगाना चाहते। तो ये एक बड़ा मसला है कि कुछ फसलों की सरप्लस और कुछ फसलें जो बिल्कुल ही सब्जियों के हवाले से क्या कहेंगे हमारे मुल्क में? ये एक बात आप लोग की है, जी मैं करूँ, ये बात जो है ना आप मैंने बोली है कि ये सान की वजह से करते हैं इम्पोर्ट, आसानी नहीं, ये नहीं है। कुछ तो जिम्मेदार पीछे बहुत पीसा गया है, बहुत ज़्यादा, आप लोग सोच भी नहीं सकते। हम तो मिलते हैं लोगों से, बड़े बड़े लोगों ऐसे ऐसे जिम्मेदार की इमदाद करनी पड़ती है। यकीन करो, वो गंदम उठाता है तो अगली गंदम लगा नहीं सकता। 5, 4, 10 एकड़ वाला जो उसने 5, 10 भैंसें भी रखी हुई हैं, ऐसे हालात से भी गुजरा है। एहसान की वजह नहीं, असल वजह है माफिया। ये माफिया है जो रेट बढ़ाता है। बिल्कुल खान साहब सही कहते हैं। नीचे जो है ना, जो मंडियों में बैठे हैं, आड़त पे बैठे हैं, आड़त की शक्ल में बैठे हैं,
ठीक है ना। आप इनके पास चले गए हैं तो आप समझो मकरूज हो गए हैं। आप बैंक से कर्जा लेके इतना टेंशन में नहीं होंगे जितना ये आप लोगों को नीचे गिरा देंगे। ये चीज़ जब कवर करेंगे ना माफिया रेट, जैसे अभी मैं बताया कि रेट इसको पीछे लेके जाए। अगली बार गंदम अगर बीज ये सस्ता देते हैं तो गंदम को रेट के पीछे ले जाए, महंगाई इतना कंट्रोल हो जाएगी ये लोग सोच भी नहीं सकते। असल में ये जो सट्टाबाज बैठे हैं, माफिया बैठा है, जो रेट कम ज़्यादा, ये लोग अपने फ़ोन पे बैठे यकीन करो काम करते हैं, लैपटॉप पे बैठे काम करते हैं। ये इनका ऐसे उंगली चलती है तो बस आगे पीछे होते हैं। मंडियों में भी आप चल जाए रेट, मंडी के रेट आपको और मिलेंगे, इधर चल जाए फ्रूट वालों को, ठीक है ना, आपको रेट और मिलेगा। समझो रेट ज़्यादा ये नहीं कि ये माफिया जो है ना इसको कंट्रोल जो कर रहे हैं, अगर कर लिया तो कर रहे हैं, हुआ नहीं है किसी मामलात में भी। जैसे मैशत है, इससे बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं है। जिम्मेदार इसमें कोई भी काम पकड़ लें, कोई भी काम, ये नहीं है कोई बंदा गंदम ही लगाता है ना तो उसको देखो, जिसके पास 25 एकड़ है, अगर वो कम उसका भी 50-55 मन 60 मन एकड़ निकलती है कनक, ठीक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 1800, हाँ जी। ये माफिया ये जो आसानी की वजह से नहीं है, ये जो लोग बैठे हैं ना बीच में, हुकूमत के बीच में और नीचे दोनों तरफ बैठे, ये नहीं नीचे बैठे हैं हुकूमत के, वो लोग नहीं चाहते, यानी कि जो मिडल में, हाँ वो लोग नहीं चाहते कि ये जिम्मेदार जो है, जिम्मेदार इंडस्ट्री या दूसरी है, ये फले फूले ऊपर जाए। इसका हल क्या समझते हैं? इसका हल बिल्कुल सख्ती, कानून सख्त हो, कानून सख्त हो, कानून पे जो है ना जो असल में अमल होना चाहिए, ठीक है ना। जब बंदा पकड़ा जाना है, एक बंदा है वो, अभी मैं खुद ही ना पकड़ा जाऊं, ठीक है ना, जो बंदा है एक पकड़ा जाना है, उसकी जाते जमानत हो जानी है, ठीक है ना, 2 दिन बाद 1 महीने बाद वो इससे ज्यादा करेगा, ठीक है ना। जब पकड़ा जाना है तो वो फिर उसको सजा मिले, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसमें ज्यादा तारी जो मिडिल क्लास है, गरीब जिम्मेदार है, वो पिस गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब्दुर्रहमान, सब्जियों के हवाले से भी बात कर रहे थे हम कि बहुत सारी सब्जियां इंपोर्ट करनी पड़ती हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे काश्त क्यों नहीं की जाती? अनाम देखिए, जो सीड का, सब्जियों का मसला हाइब्रिड सीड का, वो यहाँ पर हमने तैयार नहीं किया, जिस वजह से ये तमाम का तमाम बाहर से दरामद करनी पड़ती है। ये देख लें कि एक सब्ज़ मिर्च का जो बीज है वो 1 अरब से ज़ायद का बाहर से पड़ता है हमें, इस पर इतना ज़र मुबादला लगता है। मुख्तलिफ दालें जो बाहर से पड़ती हैं, यहाँ पर तो चना दाल और 1-2 दाल लगाते हैं, माश समेत दूसरी दालें जो हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ती हैं। ये एक जो सब्जियों का, अगर हम ओवरऑल बीज का और सब्जी, जैसे अदरक हम कई अरब रुपए की बाहर से मंगवा रहे हैं, इधर बिल्कुल नहीं लगाते क्योंकि ये एक लंबी फसल है, तकरीबन 12-13 माह लग जाते हैं इस पर। फिर इसके लिए जो एक बड़ा आइडियल सा जो वेदर चाहिए होता है, वेदर कंडीशन, वो देना मुश्किल होता है। और अगर यहाँ पर कुछ कोशिशें भी हुई हैं और बाहर आवर भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादा थाईलैंड से, चाइना से या इंडिया से जो है वो अदरक हमें दरामद करनी पड़ती है। तो ये हमारे खाने पीने का ज़राई मुल्क होने के बावजूद जो बिल है वो बहुत बड़ा बिल है। अगर इसको हम ओवरऑल तमाम चीज़ों का इकट्ठा खाने पीने की चीज़ों का करें तो ये हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उससे भी ज़्यादा जो बिल बन जाएगा। और लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल को कम करने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जाते। उल्टा जो मुख्तलिफ जो यहाँ पर अयूब रिसर्च या जो महकमा ज़राअत के कुछ डिपार्टमेंट्स अगर काम कर रहे थे तो आजकल वो ज़राई साइंसदान एहतजाज पे हैं, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी निजकारी की जाए और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएँ, CEOs लगाए जाएँ जो इन्हें बेहतर रिजल्ट दें, जिस पर ज़राई साइंसदान एहतजाज कर रहे हैं। 2-3 बार किया जा चुका है, काम तकरीबन रुक चुका है, क्योंकि जब वो एहतजाज करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ भी बंद हो जाती हैं, अंदर काम भी बंद हो जाता है। तो ये देख लें हुकूमत की जो तरजीहात के बजाय इसके कि उनको बेहतर इंसेंटिव्स दें, रिलीफ दें, उनके मसाइल हल करें, उल्टा उन्हें दबाया जा रहा है। और अगर कोई डिसीजन ले लिया तो फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जो एक ऐलान करके उसके बाद उसको रोक देना और उसको लंबा चलाना, उसकी वजह से देखें जो एक तरह से क्राइसिस पैदा हो जाता है, वैक्यूम पैदा हो जाता है काम के दौरान, वो ज़्यादा मसला क्रिएट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस मौजू पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फातिमा बिल्कुल हनान, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। अब्दुर्रहमान, किसानों को बहुत सारे कर्जे भी फराहम किए जाने थे जिनसे वो अपनी फसल को बेहतर कर सकते थे, पैदावार को बेहतर कर सकते थे, ज़्यादा रकबे पे काश्त कर सकते थे, लेकिन वो कर्जे किसी हद तक तो मिलते नज़र आए, लेकिन तमाम के तमाम किसान उससे मुस्तफीद नहीं हुए। क्या कहेंगे इस सवाल? हाँ नाना, आपने ठीक कहा, जो ज़राई तरक्याती बैंक कर्जे देता है, लेकिन ये बहुत थोड़े कर्जे होते हैं। एक आध फसल के लिए थोड़ी सी लगा ली, छोटे किसानों को तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जो दरमियानी किसान है, जो ज़्यादा फसल काश्त करना चाहते हैं, उनके लिए मसला आता है। फिर इसकी वापसी पे जो एक तरह का काफ़ी ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो बनाया हुआ है। बेसिकली तो इसका पर्पज़ ये होना चाहिए कि जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को कर्जे दिए जाते हैं लो इंटरेस्ट रेट पे, ऐसे किसानों को दिए जाने चाहिए, ज़्यादा दिए जाने चाहिए। वो मशीनरी परचेज़ कर सकें, वो अपनी जो लाइफ स्टॉक है वो बना सकें, डेयरी जो है वो बना सकें अपनी। ये तो थोड़े से होते हैं ना कि एक दो एकड़ पे आपने फसल लगानी है, 50,000 रुपया, 60 लाख 2 लाख मिल गया, तो अगर डेयरी बनानी है 10-15 लाख रुपया देना चाहिए, क्योंकि ये होगा कि उससे कई लोगों का रोज़गार चलेगा। देखें, जो किसानों के जितने भी कारोबार हैं, लाइफ स्टॉक, डेयरी है, या वो अगर फसल लगाएगा तो उससे दर्जनों लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा। वहाँ पर एज ए मुलाजम काम करेंगे, वहाँ पर जो डेयरी पे वो दूध लेके जाएंगे, शहर में वो चीज़ आएगी, तो ये कई हाथों से जो पैसे का चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट को नवाजा जाता है, मुख्तलिफ शोबों को सस्ते कर्जे दिए जाते हैं, ऐसे किसानों के लिए कोई बड़ी स्कीम नहीं इंट्रोड्यूस करवाई गई। सिर्फ ज़राई तरक्याती बैंक है, थोड़े बहुत वो कर्जे दे रहा है, लेकिन ये इतने बड़े नहीं है कि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें, अपनी जो है वो बिज़नेस की जानब जाएं। क्योंकि देखिए, वो अगर छोटे से ज़मींदारे में उसका जो कुछ भी नहीं होने वाला है, ये ज़रूरी है कि उसको भी आप जो है वो कारोबार करवाएं, आप उसको भी इंगेज करें अपने साथ। बेशक वो जो उसकी कोई ना कोई चीज़ प्लज करके दें, वो लाजमी वापस करेगा। ये ज़राई तरक्याती बैंक का रिकॉर्ड है। सबसे बेहतर कर्ज़ों की वापसी के हवाले से इसी की मिसाल दी जाती है ना। शहर में इतने कर्जे वापस नहीं होते बैंकों के जितने वो गाँवों से, देहात से, लोगों से, किसानों से कर्जे वापस लेता है। तो इसी को मिसाल बना के अब उन्हें मज़ीद भी मौक़े दिए जाने चाहिए। जो उनकी नौजवान नस्ल है वो आगे आना चाहती है, तो वो जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं उन्हें ज़मीनों पर मुख्तलिफ शेड्स वगैरह बना के दिए जाने चाहिए। देखिए, अगर शेड बनाने हैं, जैसे मैं बात कर रहा था, अदरक अगर लगानी है तो इसके लिए अच्छा वाला खर्चा आता है। आपने तुर्की से, दूसरे ममालिक से ड्रिप इरीगेशन मंगवाना होती है, तो उस पर भी रिलीफ दिया जा सकता है। उसके लिए कर्जे दिए जा सकते हैं ताकि वो 2, 4, 5, 10 एकड़ का फार्म हाउस बनाए, उसमें सब्जियां काश्त करे, उगेती चीज़ें काश्त करे। ये पूरा एक प्रोजेक्ट बेस होगा, ये पूरा ही एक ऐसी प्रॉफिटेबल चीज़ होगी। अगर 5-10 एकड़ का फार्म हो तो ये समझ लें आपकी एक फैक्ट्री है जिससे चीज़ें कबल अज़ वक्त प्रोड्यूस होंगी और वो उसी तरह से ज़्यादा मुनाफा देंगी। ये इसको ज़राअत को अब इंडस्ट्री बनने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री समझने की ज़रूरत है, और हुकूमत को भी चाहिए कि इसको एज ए इंडस्ट्री डील करें, एज ए इसको एक ऐसे मार्केटिंग टूल्स के साथ इसको एंगेज करें कि ये भी अपनी जो शहर में चीज़ें आसानी से बेच सकें, अच्छी चीज़ें शहरियों को मिल सकें, और जो दरमियान में कहीं रुकावटें हैं तो उनको भी दूर किया जा सके। ये आपने अच्छा सवाल उठाया कि जो कर्ज़ों में इन्हें आसानी भी होनी चाहिए और कर्ज़ों की जो मकदार है उसको भी बढ़ाना चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफकोर्स जितने भी किसान हैं उनका रिकग्नाइज होना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसान हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी मैशत के लिए। लेकिन अगर हम बात करें, बिकॉज आई थिंक हमारी बात हो रही थी कि हरी मिर्च का जो बीज है उसको बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। उस हवाले से अगर बात करें, और कौन से सीड्स हैं जो हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जब आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट जब तक हम करते रहेंगे तब तक हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं उतने नहीं होंगे, हमारी जो मईशत है वो उस तरह से नहीं तरक्की कर पाएगी जैसे करनी चाहिए। और किसानों के लिए भी आसानी होगी जब पाकिस्तान में चीज़ को ग्रो किया जा रहा है, सीड्स भी यहीं पर प्रोवाइड की जा रही है, और सस्ती होगी सीड। अगर पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, पाकिस्तान से खरीदी जाती है, वो होगी भी सस्ती। इस हवाले से बताइएगा किस तरह से चीज़ों को लेके चलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ही, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो कोई भी हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से ग्रो की जा सकती है। देखिए, ये जो अदरक है या इसके अलावा हल्दी है, इस तरह की चीज़ें हैं, जो सब्जियां हैं, वो तमाम के तमाम सीड हम बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सीड हाइब्रिड सीड नहीं होते और वो रिज़ल्ट कम देते हैं। इस वजह से अच्छे रिज़ल्ट के लिए बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमारे साइंसदान नहीं तैयार कर पा रहे, तो इनको भी यहाँ पर तैयार करने की ज़रूरत है। उन्हें फैसिलिटीज़ दें कि वो यहीं पर तैयार करें
ताकि ये भी हमारा जो है वो ज़र मुबादला बाहर जाने से बचे। फिर जो हमारा लोकल किसान है, हर वो चीज़ जो बाहर से मंगवानी पड़ती है उस पर सब्सिडी दें जो यहाँ पर उगाता है, उससे लेके मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को फैलाएं ताकि उसके रेट्स में भी कमी आ सके। देखिए अदरक का रेट बाज़-औक़ात 1000 रुपये तक भी चला जाता है, तो ये बहुत बड़ा रेट होता है। इससे चंद लोग कमा के साइड पे हो जाते हैं और जो ज़िम्मेदार यहाँ पर अदरक उगाना चाहता है उसको कोई रिलीफ नहीं देता। उसको सीड मुहैया करना चाहिए, उसके लिए शेड्स का इंतज़ाम होना चाहिए, उसको लोन देने चाहिए लो इंटरेस्ट रेट पे ना, जो अभी मकानों पे दे रहे हैं, अभी यूथ को दे रहे हैं, अभी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं, इसी तरह उनको भी देने चाहिए ताकि वो भी यहाँ पर उगाएं। तो ये यकीनन जो है वो होगा, ज़रूर होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो कारोबार चलते हैं उसकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें सरकार भी इन्वॉल्व होती है जो उस कारोबार को गिरने नहीं देती, और वक्तन फ़वक्तन जो है वो थोड़ा बहुत लोन दे के उनको सहारा दिए रखते हैं। और उसमें प्राइवेट लोग होते हैं जो अपने कम लोगों के साथ ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए अपनी मेहनत करते हैं। प्राइवेट सीईओज़ होते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट अदारा है उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, उनको डर होता है कि इसको कामयाब बनाना है, जिसके लिए वो कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि किसान का जो मसला है शायद आप सबसे बेहतर जानते होंगे, हमने बहुत सारे मसले हैं जो डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे मसाइल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं शो के अंदर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनके अलावा भी कोई मसाइल हैं, जैसे कि मिडल मैन की हमने बात की, माफियाज की हमने बात की कि गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा लोन्स देने चाहिए और उनकी जो एक मेहनत है उसको रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। उसके अलावा और क्या मसाइल हैं जो एक किसान को फेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में और उनकी जो काम है उसके अंदर उनको मसला हो जाए? किसान को असल मसला यही होता है जब वो अपनी फसल उगाता है ना, फसल उसकी मुकम्मल होती है, उसको सही रेट जब मिल जाए ना, इस बार रेट मिला है ना तो हम खुशी का इजहार किया है ना, आते ही अप्रिशिएट किया है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। ऐसे ही है, ये नहीं मिला कभी भी जैसे पीसा है। इसीलिए जो है ना मुल्क कर्जे के नीचे से निकल जाएगा। जैसे ये कहते हैं ना हमने मिशन संभाल ली है, अगर ये इस इंडस्ट्री को समझिए इंडस्ट्री है, ये जिम्मेदारा नहीं है, ये बहुत बड़ा लाखों, हाँ जी, लाखों एकड़ नहीं, लाखों मुरब्बे, लाखों मील तक ज़मीनें पड़ी हैं, ठीक है ना। अगर इसको संभाल लें, ये कर्जे खुद देंगे, कर्जे के नीचे मुल्क नहीं रहेगा। अगर सिर्फ अभी इस पे गौर कर लें, और जो जिम्मेदार है वो वाकई परेशान है, छोटा मोटा। वैसे असल में कुछ महंगाई बहुत हुई है पीछे, ठीक है ना, महंगाई को वो पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं, और हम उम्मीद में भी हैं, यानी मैं ऐसे ही कहूँ कि नहीं भी। अच्छा, मेहमान हार का क्या ताउन है आपके साथ? बहुत सारे लोग मेहमान हार का भी वो जो बात है ना, बिल्कुल सही बात है। बड़ा जिम्मेदार भी पानी ज़्यादा ले जाता है, छोटे जिम्मेदार को पानी ठीक मिलता है, पानी आए। पानी के अलावा ज़मीन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से ट्यूबवेल लगा है और नीचे का पानी इतना अच्छा है कि आप ऐसा पानी ये नेस्ले का नहीं हो सकता, इतना पानी अच्छा है। मेरा ये साथ बिल्कुल शहर के साथ गांव है, उधर कुछ एरियाज ऐसे हैं, ठीक है ना, जो छोटी नहर है उसके साथ शेयर करें और ज़बरदस्त हेयर स्टाइल बनवाएं। इसके लिए प्राइम हेयर क्लब जिना कॉलोनी आपको जाना होगा। तो चलते हैं आज के सेगमेंट की तरफ। बिल्कुल नान, आई थिंक जल्दी से हमें किचन की तरफ जाना चाहिए, और हमारी जो एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत बन गई है कि हमने आप लोगों के साथ डियर टी लाजमी तौर पर हर दिन बनानी होती है। तो चलिए हनान जल्दी से किचन की तरफ चलते हैं। जनाब, किचन में आज हम डियर टी के साथ मज़े की चाय जो है वो तैयार करेंगे, और हमारी कोशिश होती है कि एक ऐसी चाय तैयार की जाए जो कि आपका सारा का सारा दिन ज़बरदस्त बना दे और आपकी तबीयत को हशाश पेशाश कर दे। उसके लिए आपको एक मुनासिब मिकदार में दूध, मुनासिब मिकदार में पानी, और इसके साथ साथ ज़बरदस्ती एक्सट्रीम क्वालिटी की डियर टी जो है वो उसमें ऐड करनी होगी, और थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत अपनी पसंद के मुताबिक जो है उसमें चीनी भी ऐड करनी होगी। आज बिकॉज आप इतने अच्छी तरह बता रहे हैं कि किस तरह से चाय बनाते हैं, तो आज आप ही चाय बनाएं। जी जनाब, और मैं आपका साथ दूंगी ऑफ कोर्स इस प्रोसेस में। लेकिन हनान बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, आई थिंक मेरे से ज्यादा अच्छी चाय डेफिनेटली हनान बनाते हैं। और इवन दो डियर टी के साथ आपको ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है, बिकॉज वो ऑलरेडी इतना अच्छा ब्लेंड हो जाती है मिल्क के साथ या पानी के साथ।
लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स आई थिंक कुछ लोगों के हाथ में बहुत टेस्ट होता है। तो हनान के डेफिनेटली हनान बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, तो आज हनान जो है चाय बना रहे हैं। और DAT के हवाले से अगर बात करें तो कोई आम इंग्रेडिएंट्स नहीं इस्तेमाल किए गए हैं DAT के अंदर, बल्कि दुनिया के जो सबसे हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, यानी कि जो पॉसिबल हैं कि सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स चाय के अंदर डाले जा सकते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए DAT की पत्ती को बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसका जायका इतना अच्छा होता है, साथ ही साथ ब्लेंड इतना अच्छा होता है। और हनान मैं आपको पकड़ा भी देती हूँ ताकि आपके लिए जो है आसान हो जाए। और दूध आपने ऐड कर लिया है, पानी अभी हनान ने नहीं ऐड किया। इसी के साथ ऑफकोर्स 2 चम्मच जो है काफ़ी होते हैं, बिकॉज 2 कप चाय होती है ऑलमोस्ट, उसके अंदर आप 2 चम्मच डाल लें पत्ती के तो वो इनफ हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें तो आई थिंक जब कोई भी काम आप अपने शौक के लिए करते हैं, बल्कि मजबूरी में नहीं या कमर्शलाइज करने के लिए नहीं, बल्कि आप उसको एक्चुअली शौक से करते हैं, तो आपका काम डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है और दुनिया के अंदर रिकग्नाइज भी किया जाता है। और DAT की यही खासियत है कि जो ओनर्स हैं, जिन लोगों ने ब्लेस यू जिन्होंने इसको बनाया है, जो कंपनी के पीछे मेन लोग हैं, वो सिर्फ इसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं करते। इसलिए नहीं करते, उनका पर्पस ये नहीं है कि हम पैसे कमा लें, बल्कि उनका पर्पस ये है कि उनका शौक है। और जब आपका कोई भी काम आपका पैशन होता है, आप शौक से करते हैं उसको, तो डेफिनेटली आप उसके जो अंदर है कामयाब लाजमी तौर पर ज़रूर होते हैं। और दुनिया की ऑफ कोर्स दुनिया में और बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन हमारा इंतखाब सिटी 41 का इंतखाब DAT है। और इतनी आला पत्ती जो है इसके अंदर आपको दी जाती है कि ब्लेंड 2 मिनट में हो जाती है। आपको जैसा टेक्सचर आप चाहते हो, जैसी खुशबू आप चाहते हो, डेफिनेटली DAT में आपको वो सब मिल जाता है। और 2 क्वालिटीज़ मौजूद हैं, जिसमें अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आप थोड़ी तेज़ चाय पसंद करते हैं तो आप दाने वाली DAT खरीद सकते हैं, जो कि आपको रेड पैकेट नज़र आ रहा होगा सामने। वैल्यू पैकेट्स हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पत्ती भी आपको मिल जाएगी, और अगर आप बचत करना चाह रहे हैं वो भी डेफिनेटली आपके लिए पॉसिबल होगी। उसके अलावा एक एक्सट्रीम क्वालिटी की पत्ती भी अवेलेबल है DAT में, जो कि आपके लिए ऑफ कोर्स अगर आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ी नॉर्मल किस्म की चाय बनाएं, यानी कि अगर आप थोड़ी जो है हल्की पत्ती पसंद करते हैं, जो कहते हैं हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग कम पत्ती जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम लोग एक्सट्रीम क्वालिटी जो DAT की है वही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा एक्साइटिंग सा ऑफ़र जो है DAT की तरफ से दिया जा रहा है, जहां पर अगर आप कोई भी पैकेट खरीदते हैं, और स्पेशली आपको एक्सट्रीम क्वालिटी का पैकेट खरीदना होगा, यानी कि जो येलो पैकेट है उसके अंदर एक कुरानदाजी इस वक्त की जा रही है, लकी ड्रॉ किया जा रहा है कि आप उसको खरीदें, अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड करें और लकी ड्रॉ का हिस्सा बन जाए। और हो सकता है कि एक अमेजिंग सी हीरे की अंगूठी जो है वो आपको मिल जाए, एक डायमंड रिंग यानी कि। तो जी कोई भी हजरात जो चाह रहे हैं डेफिनेटली कि वो इस समर सीजन में डायमंड की रिंग खरीदें, तो वो ज़रूर इसको ट्राई करें। हो सकता है कि आपका लक चल जाए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लक। और DAT तो हमारी फेवरेट है ही हनान, और आज मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ध्यान से और फोकस के साथ जो है ना, सारा फोकस हनान का। मैंने कहा अब जिम्मेदारी मुझ पे आई है तो मैं जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं ना, जिम्मेदारी तो फिर अच्छे से निभाई जाए, फिर ही काबिल कबूल होती है। तो जनाब हमारी यही कोशिश होती है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें ऑन स्क्रीन जो है वो दिखाए। हमारा इंतखाब जैसे कि फातिमा बात कर रही थी DAT का इसलिए है क्योंकि इसकी क्वालिटी, टेक्सचर, टेस्ट, हर एक चीज़ जो है वो बेहतरीन है, और ये बेहतरीन चीज़ें मिलके ही एक ज़बरदस्त टेस्ट बनाती है। और जैसे ही हमने पत्ती चाय के अंदर ऐड की तो